हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक फेमस पोएट्री, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्री, डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ बातें जान लें। ये हमेशा ही ऐसे थीम्स पे लिखा करते थे जो कि विलेज, प्रोफाउंड विलेज से डील करें या फिर गाँव वगैरह के बारे में। इंग्लैंड के विलेजेस के बारे में ये लिखा करते थे। इंग्लैंड के विलेजेस के बारे में लिखने से ये पता चलता है कि ही वॉज एसोसिएटेड विद द नेचर, यानी कि ये नेचर की पोएट्री ज़्यादा लिखते थे। वैसे ही आपको डायरेक्ट यहाँ समझ में आ जा रहा होगा डस्ट ऑफ स्नो, तो ये भी एक, डस्ट भी नेचर का ही पार्ट है, स्नो भी नेचर का ही एक पार्ट है, नेचुरल फिनोमिना है। इस वजह से ही वॉज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मल्टीपल पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज क्या होता है? इनको 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ है, वो कि जो कि ये जो 4 नंबर है ये सबसे ज्यादा है। इतना पुलिट्जर प्राइज या फिर इतने नंबर्स ऑफ पुलिट्जर प्राइज आज तक किसी को भी नहीं मिला। पुलिट्जर प्राइज 2 डजन ऑफ प्राइजेस होते हैं, 2 डजन ऑफ प्राइजेस। ये मिलता है यूएसए में। यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको बांटती किस काम के लिए? जर्नलिज्म के लिए बांटती है, आर्ट्स के लिए बांटती है और लेटर्स के लिए बांटती है। आगे देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वोन 4 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री, मोर देन एनी अदर पोएट। इतने नंबर ऑफ पुलिट्जर प्राइजेस किसी और पोएट को नहीं मिले हुए हैं। रूरल न्यू इंग्लैंड सेटिंग्स, मेनी ऑफ हिज पोएम्स आर सेट इन रूरल न्यू इंग्लैंड वेयर ही स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ। जहाँ पे इन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजारी है, वहीं के बारे में ये लिखा करते थे। और इनकी जो थीम्स होती थी वो गांव से रिलेट करती थी, एसोसिएट करती थी। और ही वॉज ऑल्सो नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। इनकी पोएट्रीज में ज्यादातर 2 मीनिंग निकला करती थी, डुअल मीनिंग इन पोएट्री। फ्रॉस्ट वॉज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू राइट poems with dual meanings. On the surface they seem simple but often they have deeper, more complex interpretations. यानी कि 2 मीनिंग्स इन्वॉल्व करेंगे। अगर आप पढ़ेंगे, नॉर्मली रीड करेंगे तो केवल 1 मीनिंग निकलेगी, लेकिन अगर आप लिटरेरी मीनिंग भी देखेंगे या फिर लिटरेचर के हिसाब से मीनिंग देखेंगे तो अलग निकल के आएगी और पोएटिक मीनिंग अलग होगी। फ्रॉस्ट एंड JFK ये हमारे काम का नहीं, इसलिए हम छोड़ देते हैं इसे और अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। ही वॉज अ टीचर एंड अ फार्मर। फ्रॉस्ट टीचर भी थे और एक फार्मर भी थे। जब तक कि वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोएट नहीं बने थे, तब तक उन्होंने सर्व किया था एज अ टीचर और वो काम करते थे एज अ फार्मर। The poem goes like this: the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued। तो यही 8 लाइंस की कुछ पोम्स हैं। तो लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अलॉन्ग विथ फिगर ऑफ स्पीचेस या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच। और यही जो फिगर ऑफ स्पीच है उन्हीं को लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं। द वे अ क्रो, द पोम बिगिंस विद द इमेज ऑफ अ क्रो। Crows are often seen as symbols of bad luck or gloom। gloom का मतलब है दुख। तो पोम की जो ओपनिंग होती है क्रो से होती है और ये जो ओपनिंग है वो नेगेटिव ओपनिंग है। इसमें जो लिटरेरी डिवाइस इन्वॉल्व होती है वो क्या है? दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेजरी। इमेजरी 5 तरीके की होती है, 5 तरीके की इमेजरी, यानी कि आपके जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपके प्राइमरी सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे आईज, नोज, ईयर, ये सारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उन्हीं को इमेजरी डील करती है। और यहाँ पे कैसे इमेजरी है? यहाँ पे विजुअल इमेजरी है। विजुअल इमेजरी किससे रिलेट करती है? आईज से रिलेट करती है, क्योंकि क्रो को तो आंख से ही देखा गया होगा। तो यही आपकी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में। शूक डाउन ऑन मी, यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे डबल ओ और ओ। अगर कभी भी वोवल रिपीट होने लग जाए तो उसको एसोनेंस कहते हैं। अगर कभी भी वोवल रिपीट हो तो उसको एसोनेंस कहते हैं। द क्रो बाय पर्चिंग, अगर कभी भी चिड़िया किसी भी डाल पे बैठेगी तो उसको सिट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्चिंग। और मूविंग कॉजेस स्नो टू फॉल डाउन ऑन द स्पीकर। अब एक कौवा आता है, वो डाल पे बैठता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जब वो कौवा डाल पे बैठता है तो कुछ बर्फ के टुकड़े मेरे ऊपर गिर जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या है इस लाइन में? दिस कैन बी सीन एज personification because the crow's action is described as deliberate though its natural behavior। अब इसने क्या किया? यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है? क्रो को पर्सोनिफाई कर दिया। पर्सोनिफाई करने का मतलब है ह्यूमन नेचर से जोड़ दिया। शूक डाउन ऑन मी, क्रो कभी भी ह्यूमंस पे शूक नहीं करता। वो शूक करने का मतलब है ह्यूमंस के ऊपर फड़फड़ाएगा नहीं, ह्यूमंस के ऊपर मूव नहीं करेगा, वो हमेशा पेड़ वगैरह पे ही मूव करेगा। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि द क्रो शूक डाउन ऑन मी। जस्ट अ सेकेंड।
द डस्ट ऑफ स्नो refers to the light snowfall, यानी कि हल्की सी स्नो गिर गई है, possibly just a few flakes मतलब कुछ छोटे छोटे टुकड़े that fall on the speaker कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमारे खुद यहाँ पे स्पीकर हैं। अब इन लाइन पे क्या फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व हुई है? इन लाइन पे मेटाफर इन्वॉल्व हुआ है। मेटाफर क्या है? मेटाफर है डस्ट ऑफ स्नो, मेटाफोरिकली कंपेयर्स द स्मॉल स्नो फ्लेक्स टू डस्ट, यानी कि अब क्या किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने? क्या किया? डस्ट ऑफ स्नो एक अलग कॉन्सेप्ट है, डस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है। डस्ट को क्या करा दिया? डस्ट को स्नो से कंपेयर करा दिया, या फिर डस्ट को स्नो की तरह पोर्ट्रे कर दिया। इसी वजह से यहाँ पे क्या यूज हो गया? मेटाफर यूज हो गया। इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड के एग्जाम में एक मार्क का जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि आपको जो लाइंस दी गई हैं डिस्क्राइब करने के लिए, उसमें ये बताइए कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व हुई है। तो लाइन बाय लाइन अगर फिगर ऑफ स्पीच आप शुरू से देखते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लाइन नंबर 4, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो एक सबसे बड़ा जो परसेप्शन है बच्चों का, एक मिस इंटरप्रिटेशन है, ये जो हेमलॉक का ट्री है वो धतूर का पेड़ है, जिसकी वजह से इसको नेगेटिव कहा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेमलॉक ट्री, अगर कोई धतूर का पेड़ इतना बड़ा होता ही नहीं है, पहली बात तो कोई धतूरे का पेड़ इतना बड़ा होता ही नहीं है कि एक आदमी के ऊपर से डस्ट गिरा दे। वो आपसे हमेशा छोटा रहेगा, बहुत घना भी होगा तो इतना बड़ा नहीं होगा कि उसके ऊपर से आपके ऊपर स्नो गिर जाए। तो यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री है वो पहाड़ के एक पॉइजनस ट्री की बात हो रही है, जो कि इंडिया में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, भूटान के हिली एरियाज में पाया जाता है। अगर आप गूगल इट आउट भी करेंगे तो भी आप पाएंगे कि ये किसी और ही पेड़ की बात कर रहा है। स्कूल टीचर्स और कई सारे टीचर्स इसको बता देते हैं धतूरे का पेड़, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, द स्नो फॉल्स फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्रीज आर ऑफन एसोसिएटेड विद पॉइजन और समथिंग नेगेटिव। मैंने पहले ही बता दिया, हेमलॉक ट्री निगेटिविटी को पोर्ट्रे करते हैं, यानी कि हेमलॉक ट्री अपशगुन दिखाते हैं, नेगेटिव चीजें को दिखाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? दिस लाइन ऑल्सो कंटेन्स इमेजरी। इस लाइन में भी इमेजरी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इमेजरी 5 तरीके की होती है, आपके जो 5 बेसिक सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हीं को ये रिलेट करती है। एंड कैन इंप्लाई अ मेटाफर। इसमें एक मेटाफर भी है। मेटाफर क्यों है? क्योंकि जो हेमलॉक ट्री है उसको कैसे प्रेजेंट किया गया है? उसको नेगेटिविटी का प्रतीक दिखाया गया है। यानी कि मेटाफर क्या होता है? जब आप किसी एक चीज से किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर दें या फिर एसोसिएट कर दें, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। एज द हेमलॉक ट्रीज रिप्रेजेंट समथिंग डार्क और नेगेटिव। हेमलॉक ट्री नेगेटिव चीज को दिखाता है या डार्क चीज को दिखाता है। सिमिलर टू द क्रो, यानी कि शुरू के 4 लाइंस में, शुरू के 4 क्वार्टरीज, शुरू के क्वार्टरीज में, क्वार्टरीन क्या होता है? जब 4 लाइन होती हैं उसको क्वार्टरीन्स कहते हैं। शुरू की 4 लाइनों में सब कुछ नेगेटिव रहा है। अगली 5वीं लाइन देखते हैं, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब जब सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, ऊपर से डस्ट के कुछ टुकड़े या फिर स्नो के कुछ टुकड़े गिर गए कौवे की वजह से, तो उसकी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड चेंज हो गया। द इंसिडेंट विद द क्रो एंड द स्नो हैज अफेक्टेड स्पीकर इमोशनली, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो इमोशनल स्टेट था, जो इंटेलेक्चुअल स्टेट था, यानी कि जो दिमाग से सोचने का स्टेट था, वो बदल गया। फिगर ऑफ स्पीच क्या है इसमें? दिस इज यूज्ड एज अ मेटोनिमी। अब ये मेटोनिमी क्या होता है? वेयर हार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इमोशंस और मूड। देखिए ध्यान से समझिए, मेटोनिमी भी आपको आ जाएगा, METONYMY। मेटोनिमी भी क्या होता है? जब आप किसी एक चीज से किसी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करें या फिर किसी बड़ी चीज से किसी छोटी चीज को रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी। यानी हार्ट से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? मूड एंड इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। हार्ट बहुत छोटी चीज है, मूड और इमोशंस बहुत ज्यादा वेरिएट करते हैं, तो यही मेटोनिमी हो गया। अगर हम लोग इमोशन और मूड को हार्ट से रिप्रेजेंट करते या मूड और इमोशंस को हार्ट से रिप्रेजेंट करते, ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम करते, बड़ी चीज से छोटी चीज को रिप्रेजेंट करना, छोटी चीज को बड़ी चीज से रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी। अ चेंज ऑफ मूड, द स्पीकर्स मूड हैज चेंज्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हमारे स्पीकर का जो मूड है वो चेंज हो गया। वो कैसा हो गया? नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। लाइन नंबर 7, एंड सेव्ड सम पार्ट द इवेंट हैज savaged part of the speaker's day making it better। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो कौवे वाला इंसिडेंट हो गया, जो डस्ट वाला स्नो ऑफ डस्ट का, ये जो डस्ट गिर गई है उसकी वजह से क्या हो गया? इनका दिन का कुछ हिस्सा बच गया। ऑफ अ डे आई हैड र्यूड का मतलब है बर्बाद कर देना। द स्पीकर हैड रिग्रेटेड और फेल्ट सॉरो का मतलब है शोक मनाना। अबाउट द डे बिफोर दैट इवेंट हैपेंड। अभी तक स्पीकर का क्या चल रहा था? अभी तक यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट दुखी फील कर रहे थे किसी बात को लेकर के, लेकिन जब वो नेगेटिव क्रो आता है और वो हेमलॉक ट्री पे बैठ जाता है, जहरीले पेड़ पे बैठ जाता है, और उसके बाद जो सफेद आइस, ठंडी आइस गिरती है उनके ऊपर, उसके बाद उनका मूड चेंज हो जाता है। मूड चेंज होने के बाद
उनको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन एक रिपेंटेंस भी रह जाती है, रिपेंटेंस ग्रीफ रह जाता है। रिपेंटेंस का मतलब है पछतावा हो जाता है, और वो पछतावा किस बात का रहता है कि उनका जो आधे से ज्यादा दिन था उन्होंने बर्बाद कर दिया। फिगर ऑफ स्पीच क्या इन्वॉल्व हुई है? दिस लाइन इज फेयरली लिटरल बट कुड बी सीन एज हाइपरबोले एग्जैजरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल इवेंट। हाइपरबोले क्या होता है, हाइपरबोल क्या होता है? इसको कुछ बच्चे हाइपरबोले और हाइपरबोल दोनों ही बोलते हैं, तो हाइपरबोल ज्यादा सही है। हाइपरबोले क्या होता है, देखिए इसको समझिए, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाए दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कौवे की वजह से पूरा दिन बच गया तो इसको बढ़ा चढ़ा के एक्सेजरेट कर दिया गया है। और उसके बाद क्या है, ऑफ अ डे आई हैड रूड, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस इन्वॉल्व हो रही हैं? द यूज ऑफ रूड गिव्स अ सेंस ऑफ डीप रिग्रेट। ये जो रूड वर्ड है ये पछतावे के लिए यूज हुआ है, इससे डीप रिग्रेट का पता चलता है। यूजिंग डिक्शन टू कन्वे अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। डिक्शन क्या है, यानी कि उन्होंने वर्ड्स का यूज किया। डिक्शन यहाँ पे रेफर करता है एक वर्ड को, वर्ड्स का यूज करके जब आप किसी भी इमोशन या फीलिंग्स को कन्वे करते हैं तो तब वो कहलाता है डिक्शन। और इसी के साथ हमारी पोम खत्म होती है। अगर हम इसके थोड़े से क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें 2 क्वार्टर्स मिलते हैं, यानी 4-4 लाइन के 2 पैराग्राफ्स मिल जाएंगे आपको, 2 सेट्स मिल जाएंगे। इसी वजह से ये पोम 8 लाइन की हो गई है। एक इंपॉर्टेंट नोट की आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और डू प्रैक्टिस वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।